हर तरफ धुआं फैल चुका था, गहरा सियाह धुआं जो अब हर मंजर को धुंधला रहा था। और ऐसे में वो अपने 14 साला बेटे और अपनी बीवी को संभालता हुआ कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा था। कोई ऐसा रास्ता जो उसे इस जहन्नुम से निकाल सके। लेकिन रास्ता था कि मिल ही नहीं रहा था। ये तो भूल भुलैया सी थी। वो जिस तरफ भी जाता आगे रास्ता बंद मिलता। इस भाग दौड़ में उसका सांस भी फूलने लगा था। तेज तेज सांस लेने की वजह से वो ना जाने कितना धुआं अपने सीने में उतार चुका था। उसे अपने पांव मन मन भर के होते महसूस हो रहे थे। उसे लग रहा था कि वो किसी भी वक्त गिर जाएगा। और उससे ज्यादा बुरी हालत उसकी बीवी की थी, जो उन दिनों अपने अंदर एक और वजूद को पाल रही थी। एक ऐसा वजूद जो अगले चंद रोज में ही दुनिया में आने वाला था। और उसे वेलकम कहने के लिए कुछ सामान ही तो लेना था, जिसके लिए वो आज बीवी और अपने बड़े बेटे के साथ गुल प्लाजा आया हुआ था। उसका कमसिन बेटा इस सारी सूरत हाल में भी ज्यादा घबराया हुआ नहीं लग रहा था। वो मुसलसल बाप का सहारा बना हुआ था। बाप और बेटे दोनों ने ही माँ का एक एक हाथ थामा हुआ था। कुछ देर पहले तक उन्हें अपने आसपास और लोग भी महसूस हो रहे थे। वो उन्हें साफ देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें जरूर सुन सकते थे। मस्जिद की तरफ चले और वो उन आवाजों के पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये आवाजें अब उससे दूर होती जा रही थी। इसी दौरान बीवी का पैर दुकानों के बाहर रखी हुई किसी चीज से टकराया और वो गिरते गिरते बची। उसके मुंह से चीख निकली। बाप और बेटे दोनों ने जल्दी से उसे संभाला। खातून की चीख की आवाज सुनते ही करीब से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, इधर अंदर दुकान में आ जाएं, आग फैल रही है। धुएं को काटने की नाकाम कोशिश करती उसके मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में उसे एक दुकान का शटर आधा गिरा हुआ नजर आया, जहां से निकला हुआ एक हाथ अपने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था। शटर को थोड़ा सा ऊपर उठाया गया तो आगे शीशे का डोर था, जिससे तीनों दुकान के अंदर चले गए। अंदर धुआं भी कुछ कम था और मंजर काफी हद तक वाज़ेह था। ये देखकर उनकी कुछ हिम्मत बंधी कि वहां पहले से और लोग भी मौजूद थे। उनमें ख्वातीन भी थीं और बच्चे भी। सभी घबराए हुए थे। हामला खातून को देखकर दुकान में मौजूद एक लड़के ने उठकर उनके लिए जगह बनाई और खुद करीब ही रखे एक डिनर सेट के डब्बे पर बैठ गई। उसकी हामला बीवी, जो कुछ देर पहले ही गिरते गिरते बची थी, उसका सांस बहुत तेज चल रहा था। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। उसने उसे दिलासा दिया, घबराओ नहीं, मैं अभी घर पर फोन करता हूं, कोई ना कोई पहुंच जाएगा। फायर ब्रिगेड को भी किसी ने कॉल कर ही दी होगी। हम यहां से जल्द निकल जाएंगे। ऐसे में उम्मीद ही तो सब कुछ होती है। ये सोचते हुए उसने मोबाइल पर अपने हमजुल्फ को कॉल मिलाई। उसे बताया कि वो गुल प्लाजा में शॉपिंग करने आए थे। यहाँ आग लग गई है, हर तरफ धुआं है और वो यहाँ फंस चुके हैं। अभी वो बात ही कर रहा था कि कॉल कट गई और दोबारा कोशिश करने पर भी अब कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। उसने गर्दन घुमाकर दुकान का जायजा लिया तो उसे पता चला कि वो एक क्रॉकरी की दुकान में है। हर तरफ बर्तन सजे हुए थे, रंग बरंगे खूबसूरत डिजाइन वाले बर्तन जो अक्सर शादी ब्याह में जहेज में दिए जाते हैं। दुकान में कई ख्वातीन भी मौजूद थीं, जिनके चेहरों पर परेशानी नुमाया थी। एक खातून के लब मुसलसल हिल रहे थे, वो दुआएं पढ़ रही थी। उनके साथ ही एक जवान लड़की थी, जिसका उन्होंने हाथ थामा हुआ था। और ये देखकर वो चौंक पड़ा कि उन हाथों पर ताज़ा ताज़ा मेहंदी भी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई दुल्हन अपनी माइयों से उठकर शादी की आखिरी तैयारियों के लिए निकल आई हो। दुकान में फर्श पर बैठे हुए एक और साहब के साथ भी एक छोटा सा बच्चा मौजूद था, जो उनकी गोद में ही बैठा हुआ था। बच्चे के हाथों में एक खिलौना कार का डब्बा था, जिसे उसने सीने से लगाया हुआ था। साफ लग रहा था कि ये खिलौना कुछ देर पहले ही खरीदा गया है।
अभी वो ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसके फोन पर कॉल आने लगी। स्क्रीन पर छोटे भाई का नाम जगमगा रहा था। उसने जल्दी से यस का बटन दबाया और फोन कान से लगा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो हेलो हेलो करता गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज दूसरी तरफ नहीं जा रही, और फिर कॉल कट गई। उसे अचानक अपने हाथों पर एक सख्त गिरफ्त का एहसास हुआ। वो फौरन उस जानिब मुतवज्जा हुआ तो देखा कि बीवी ने उस सख्ती से उसका बाजू पकड़ा हुआ है। उसके होंठ लरज रहे थे, उसके लब हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने हाथ के इशारे से कहा कि उससे सांस नहीं लिया जा रहा। अब दुकान में भी काफी धुआं भर चुका था। अचानक सभी खांसने लगे। उसका सांस भी उखड़ रहा था। आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। उसने बीवी से नजरें हटाकर बेटे की तरफ देखना चाहा और बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ गर्दन घुमाई तो उसका दिल धक से रह गया। बेटे की गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। उसके बराबर में वो खिलौना कार का डब्बा गिरा हुआ था, जो कुछ देर पहले पास ही बाप की गोद में बैठे बच्चे ने सीने से लगा रखा था। उसने बाप बेटे की तरफ देखा तो बेटे का सर बाप के सीने पर था और बाप के दोनों बाजुओं ने उसके गिर्द एक हल्का बनाया हुआ था। दोनों की आंखें बंद और सर ढलका हुआ था। सामने बैठी दुआएं पढ़ती खातून के हिलते लब भी खामोश हो चुके थे। एक सन्नाटा सा था जो उसे अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा कि कुछ देर पहले जो उसे अपने दिल के धड़कने की आवाज अपने कानों तक साफ सुनाई दे रही थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही है। और फिर पता नहीं कब उसके हाथों से भी बीवी और बच्चे का हाथ छूट गया। ये सब कहना आसान नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो दर्द, वो तकलीफ, वो बेबसी जो गुल प्लाजा में जिंदा जल जाने वालों ने महसूस की होगी, वो आप तक पहुंच सके, मैं ये सब कहने पर मजबूर हुआ। ये सोचकर भी कि शायद वजीर आला हाउस से वजीर आजम हाउस तक में मौजूद रहकर खुद को अवामी नुमाइंदा कहलाने वालों तक, या शायद इंसाफ की कुर्सी पर बैठे किसी असली मुंसिफ तक, और सबसे बढ़कर ताकत के उस ऐवान तक जो इस मुल्क में ताकत का असल मंबा और मरकज़ है, वहाँ बैठे फील्ड मार्शल तक, काश इन बेचारों के इन आखिरी लम्हात की हुई मेरी मंजरकशी पहुँच जाए। कोई दिल पसीजे, कोई पूछे जालिमों से कि तुमने क्या कर दिया। अरे किसकी गर्दन पर है इनका खून? कौन है? कोई तो इसका जवाब दे, और जवाब बाद में लीजिएगा, पहले हिसाब लीजिए। साने गुल प्लाजा की जिम्मेदार 100% हुकूमत है। ये हादसा था, लेकिन सिंध हुकूमत की नाअहली ने इसे सानेहा बना दिया है। और काश सानेहे से बढ़कर कोई लफ्ज़ होता तो इस साने पर होने वाली सियासत पर सियासतदानों को मतून और मलून करने के लिए मैं वो लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करता। वो सियासत जो कराची से इस्लामाबाद तक की जा रही है। माजी में किसी के मर जाने पर, किसी मुतनाज़ा मामले पर बात करने के लिए लोग कब्र की मिट्टी सूखने का इंतज़ार कर लिया करते थे। यहाँ तो अभी कोयला बनी लाशों में से कौन सी किसकी है यही नहीं पता चल रहा, और सियासत कराची को वफाक का हिस्सा बनाने से 18वीं तरमीम तक पहुँची हुई है। शर्म तुमको नहीं आता? खैर, जज्बातियत एक तरफ रखकर आइए सारे मामले का पोस्टमार्टम करते हैं। मैं आज इस प्रोग्राम में आपको उन सारे सवालों का जवाब दूंगा जो सानह गुल प्लाजा की आग से जुड़े हुए हैं। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का खात्मा करूंगा और कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने लाऊंगा जो आपकी आंखें खोल देंगे। गुल प्लाजा में आग 17 जनवरी की रात 10:10 पर मसनूई फूलों की दुकान में लगी, जो गेट नंबर 13 के करीब और गुल प्लाजा की अगबी सिमत में है। इब्तिदाई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आग दुकान में मौजूद बच्चों के लाइटर या माचिस से खेलने से लगी, ना कि शॉर्ट सर्किट से। लेकिन मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये मुझे इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को बचाने की एक दानिस्ता कोशिश लग रही है, जिस पर मैं आगे चलकर बात करूँगा।
अभी आग लगने के फौरन बाद की सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक ऐनी शाहिद का एक क्लिप देख लीजिए। मेरी दुकान के सामने दुकानों में आग लगी थी। मेरी 2 दुकानें छोड़ के मेरी दुकान के सामने 193 शॉप थी, नेमत भाई के बेटे की दुकान थी, उस पे आग लगी है। और इतनी आग इतनी शिद्दत से निकली है कि अपन मिल्ट कहें ना, मिल्ट भी कुछ नहीं है। यानी कि 5 सेकंड के अंदर वो दुकान के कोने में आग लगी है, वो बाहर आई है। और इतनी स्पीड से ब्लू कलर की आग थी, इतनी स्पीड से शिद्दत की है कि हम लोग आगे पीछे दुकानदार भागे, कमेटी ऑफिस से लेके बोर्ड लेके आए, हमारे सिलेंडर लेके आए। मैंने खुद अपने हाथ से सिलेंडर मारे हैं, मगर कुछ वो आग जाने के बाद इतनी स्पीड से रिवर्स आ रही थी कि पीछे हमें पीछे जाके फेंका है उसने। फिर हम यानी कि खड़े नहीं रह सके और हम भागने की कोशिश की। आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। और क्या आप जानते हैं कि ये मसनूई फूल जिस मटेरियल से बनते हैं उसे पेट्रोलियम कहा जाता है। यानी ये मसनूई फूल और इनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला पैकिंग फॉर्म और स्पंज मटेरियल और दुकानों में शेल्फ वगैरह बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक्रेलिक शीट्स और दुकानों पर आवेज़ा किए जाने वाले पेनाफ्लेक्स वगैरह, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहलाते हैं जो निहायत तेज़ी से आग पकड़ते हैं। एक क्लिप देख लीजिए। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा अमरीकी इदारे नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन की तैयार करदा इस वीडियो में आपने देखा कि मसनूई फूलों यानी क्रिसमस ट्री में लगने वाली ये आग सिर्फ 35 सेकंड में पूरी तरह फैल चुकी थी। और कुछ ऐसा ही गुल प्लाजा में भी हुआ। सेकंड्स में फैलने वाली आग जल्द ही बेकाबू हो गई। और जैसा कि आपने ऐनी शाहिद का बयान सुना कि आग को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि वहाँ कोई एक क्रिसमस ट्री नहीं था, वो दुकान ऐसे मसनूई फूलों से भरी हुई थी। लेकिन ऐसी आग को भी कंट्रोल किया जा सकता था अगर गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी के इंतजामात पूरे होते। एक एक करके इन इंतजामात पर बात करूंगा जिनके ना होने से गुल प्लाजा में होने वाला हादसा सानहे में बदल गया। आग लगते ही जो पहला काम गुल प्लाजा में होना चाहिए था वो फायर अलार्म बज जाना चाहिए थे, ताकि इतने बड़े प्लाजा के हर कोने में मौजूद हर फर्द को प्लाजा में आग लग जाने का पता चल जाता। दुकानदार दुकानें बंद करके और ख़रीदार ख़रीदारी छोड़कर फौरी तौर पर प्लाजा से निकलने की कोशिश करते, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आग लग जाने की सूरत में 3.5 मिनट में बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि आग को फैलने के लिए इतना ही वक्त दरकार होता है। ऊपर आप वीडियो तो देख ही चुके हैं। लेकिन उस रोज़ गेट नंबर 13 पर आग लग जाने के बाद भी गुल प्लाजा में कोई फायर अलार्म नहीं बजा। होता तो बचता ना। कानून के तहत गुल प्लाजा में वार्डन सर्विस की एक टीम होना चाहिए थी। उस टीम के अरकान की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां होती हैं और अहम तरीन जिम्मेदारी अलार्मिंग मेंबर की होती है, जिसका काम ही फायर अलार्म बजाना और फायर ब्रिगेड को इत्तला देना है। उसे फायर सेफ्टी में इतनी अहमियत दी जाती है कि अलार्मिंग मेंबर के पास कोई और जिम्मेदारी ही नहीं होती, उसके सिर्फ यही 2 काम होते हैं। और गुल प्लाजा की इंतज़ामिया इन दोनों में से एक भी नहीं कर सकी। आग लग जाने के बाद ना तो फायर अलार्म बजा और ना ही इंतज़ामिया की तरफ से फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला 10:26 पर 15 साला कॉलेज स्टूडेंट्स अब्दुल समद ने 16 पर कॉल करके दी, जो गुल प्लाजा के बाहर मौजूद था। यानी अगर 10:10 पर आग लगी तो फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला 16 मिनट बाद मिली। और जो सीसीटीवी फुटेजेस अब तक सामने आई हैं
उनसे ये पता चलता है कि आग 11 मिनट में गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर तक फैल चुकी थी। फायर अलार्म के हवाले से एक बात और बता दूं, कानून के मुताबिक फायर अलार्म की आवाज़ नापने के पैमाने नॉइस मीटर के मुताबिक 85 dB होनी चाहिए, ताकि कोई सोया हुआ बंदा भी जाग जाए। मेरा ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ -6 dB पर रिकॉर्ड हुआ है। थोड़ी सी बात फायर ब्रिगेड को इत्तला मिलने के बाद उनके रिस्पॉन्स पर भी कर लेते हैं। वैसे तो सानह गुल प्लाजा ने बहुत से इदारों और हुक्काम को एक्सपोज कर दिया है, जिस पर तफसील से भी बात होगी, लेकिन फायर ब्रिगेड के हवाले से SOP ये है कि आग की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर को 60 सेकंड्स में फायर स्टेशन छोड़ना होता है, और वो ऑपरेटर जिसने आग की इत्तला की कॉल रिसीव की होती है, उसे फौरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस और बिजली और गैस के महकमों को भी इत्तला देना होती है, ताकि फायर ब्रिगेड को रास्ता क्लियर मिले और फायर फाइटर्स आग पर पहुंचते ही आग बुझाने का काम शुरू कर सकें। क्योंकि अगर बिजली और गैस के कनेक्शन काटे ना जाएं, तो आग पर पानी डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। पीछे से करंट आ रहा हो तो आग उसके ज़रिए ट्रैवल करती है, बुझती नहीं है बल्कि फैलती रहती है। इसलिए एरिया की बिजली बंद कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। माजी में ऐसे वाक़यात पर फौरी रिस्पॉन्स के लिए कमिश्नर हाउस में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहां तमाम मुताल्लिका इदारों के नुमाइंदों को बिठाया जाता था, जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी रिएक्ट करते थे। लेकिन अफसोस, इदारों के आपस में राब्ते के फुकदान ने गुल प्लाजा में एक हादसे को सानहे में बदलने में अपना भी किरदार अदा किया है। सदर फायर स्टेशन से गुल प्लाजा का फासला कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रैफिक और टूटी फूटी सड़कों की वजह से फायर टेंडर्स को गुल प्लाजा पहुंचने में काफ़ी वक्त लगा। हालांकि आग की इत्तला मिल जाने के बाद फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता क्लियर कराना ट्रैफिक पुलिस का काम था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी VVIP मूवमेंट पर प्रोटोकॉल लगता है और ट्रैफिक पुलिस रास्ता क्लियर कराती है। लेकिन यहाँ ये भी नहीं हुआ। अगर कवानीन को देखा जाए तो फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस का रास्ता रोकना एक जुर्म है। इसीलिए दुनिया भर में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के लिए एक अलग इमरजेंसी लेन होती है, जिस पर अगर कोई और गाड़ी ले आए तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ मेरा एक मासूमाना सवाल है, अगर फायर ब्रिगेड का रास्ता रोकना जुर्म है, तो कराची की अबतर सड़कों ने जो फायर ब्रिगेड का रास्ता रोका और उसे गुल प्लाजा पहुँचने में जो ताख़ीर हुई, उसका मुकदमा मेयर कराची या सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए? इसका जवाब कोई नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं और आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ। SOP के मुताबिक फायर टेंडर्स पर लगे सायरन की आवाज़ 1 किलोमीटर तक जानी चाहिए, और इसके साथ साथ फायर फाइटर्स को आग आग चिल्लाना होता है। इसके लिए उन्हें ख़ास तरबियत दी जाती है, लेकिन फायर ब्रिगेड के अमले की कोई तरबियत हुए अरसा गुजर चुका है। और तरबियत हो भी कैसे? फायर ब्रिगेड के ट्रेनिंग सेंटर की ज़मीन पर तो कब्ज़ा हो चुका है। इस पर जल्द प्रोग्राम करूँगा और कुछ चेहरों से नकाब उतारूँगा। अभी वापस गुल प्लाजा की इंतज़ामिया के नाक़िस इंतज़ामात की बात करते हैं। कानून के मुताबिक ऐसे हर प्लाजा में जो वार्डन सर्विस होनी चाहिए, उसमें दूसरा अहम काम आइसोलेशन ऑफ पावर है, और इसकी जिम्मेदारी भी जिस मेंबर के पास होती है ना, उसे कोई और जिम्मेदारी नहीं दी जाती। उसका काम ही आग लग जाने के फौरी बाद बिजली और गैस के कनेक्शन बंद करना होता है, और कानून के मुताबिक बिजली का मेन स्विच और गैस का वॉल इमारत के बाहर होना चाहिए, ताकि इमारत के अंदर वो जगह आग से बची रहे। गुल प्लाजा की इंतज़ामिया की जानिब से इतना तो किया गया कि प्लाजा की बिजली बंद कर दी गई, लेकिन उसने अंदर मौजूद अफराद के लिए सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया। क्योंकि बिजली बंद करना अगर एक ज़रूरी कदम है, तो दूसरा अहम तरीन कदम इमारत के अंदर इमरजेंसी लाइट्स और एग्ज़िट के रोशन निशानात का होना है, जो गुल प्लाजा में नदारत थे। उन इमरजेंसी लाइट्स और एग्ज़िट के रोशन निशानात का बैकअप ही 2 घंटे होना ज़रूरी है, ताकि इमारत के अंदर फंसे हुए लोग फैलने वाले धुएं में भी बाहर निकलने का रास्ता देख सकें। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद जब बिजली काट दी गई
और प्लाजा में धुआं बढ़ता चला गया तो हद निगाह भी कम होती चली गई, यहाँ तक कि हाथ को हाथ दिखाई देना भी बंद हो गया था। और रही बात एग्जिट के रोशन निशानात की, वो तो अगर होते भी तो किस काम के। गुल प्लाजा की इंतज़ामिया 10 बजे ही इमारत के 13 दरवाज़ों में से 12 बंद कर चुकी थी। सिर्फ 7 नंबर गेट खुला हुआ था और तेज़ी से फैलती हुई आग ने उस खुले हुए दरवाजे तक जाने का रास्ता भी मिनटों में ही मसदूद कर दिया था। और यही गुल प्लाजा में इतनी ज़्यादा अमवात की सबसे बड़ी वजह बना है। दुकानदारों समेत खरीदार भी गुल प्लाजा की भूल भुलैयों में अंधेरे में भटकते रहे। वो जिस दरवाजे पर पहुंचते उसे बंद पाते, और जब उन्होंने मस्जिद के रास्ते से निकलने की कोशिश की तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। दुबई क्रॉकरी की वो दुकान जहां से 30 लाशें एक साथ मिली हैं, वो गुल प्लाजा में बनी हुई मस्जिद के बिल्कुल सामने है। लेकिन मस्जिद के दरवाज़ों पर भी ईशा की नमाज के बाद ताले डाल दिए जाते थे। लोग जान बचाने की कोशिश में जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो उसे भी बंद पाया। लेकिन फिर दुबई क्रॉकरी से मिलने वाली एक हथौड़ी की मदद से मस्जिद के दरवाजे पर पड़ा हुआ ताला तोड़ा गया, और जो निकल सका वो निकल गया, क्योंकि उस वक्त तक धुआं इतना फैल चुका था कि एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया था। इस प्रोग्राम की तैयारी से पहले मैंने दुबई क्रॉकरी के मालिक ज़फ़र खान से बात की, तो उन्होंने बताया कि दुकान में उनके 2 भतीजे नेमतुल्ला और अब्दुल्ला थे, जबकि कोयटा से आया हुआ एक मेहमान यूसुफ भी था, जो नेमतुल्ला और अब्दुल्ला का फर्स्ट कज़न था। वो कई दिन से कराची में था, लेकिन उस रोज़ पहली मर्तबा अपने कज़न्स के साथ गुल प्लाजा आया था। जबकि दुकान में काम करने वाले 3 मुलाजिम सदाकत, आरिफ और जासिम भी थे। इनमें से कोई भी गुल प्लाजा से बाहर नहीं निकल सका, वो भी जिसे मौत कोयटा से कराची खींच लाई थी। आग लगने के बाद ज़फ़र खान ने मस्जिद के रास्ते से अंदर जाकर भतीजों को बहुत आवाज़ें दी, लेकिन दुबई क्रॉकरी का शटर गिरा होने और अंदर शीशे का दरवाज़ा भी बंद होने की वजह से शायद उनकी आवाज़ अंदर पहुंची ही नहीं। ज़फ़र खान ने बताया कि मस्जिद तक में इतना जहरीला धुआं था कि उनसे वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। वो फ़ौरन बाहर निकले और फायर ब्रिगेड के अमले से मास्क मांगे, लेकिन उनके पास भी ऑक्सीजन सिलेंडर वाले मास्क नहीं थे। अगर ये कमी ना होती तो शायद मस्जिद के रास्ते से जाकर दुबई क्रॉकरी में फंसे लोगों को बचाना मुमकिन हो सकता था। गुल प्लाजा की इंतज़ामिया की जानिब से प्लाजा में फंसे अफराद को निकालने की कोई कोशिश की ही नहीं गई, क्योंकि वार्डन सर्विस की एक और इंतहाई अहम रिक्वायरमेंट के तहत गुल प्लाजा में एवैक्यूएशन टीम होनी चाहिए थी। इस टीम के अरकान के पास रिफ्लेक्ट जैकेट्स, हेलमेट, टॉर्च, मेगाफोन और ऑक्सीजन मास्क का होना ज़रूरी होता है, और ये टीम आखिरी फ़र्द को भी बाहर निकालने तक की जिम्मेदार होती है। लेकिन गुल प्लाजा में उस रोज़ कुछ नहीं था, सिर्फ मौत का राज था। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन जिम्मेदार सिर्फ गुल प्लाजा की इंतज़ामिया नहीं है, असल जिम्मेदार सिंध हुकूमत और उसके मातहत इदारे हैं। मैंने जिस वार्डन सर्विस की बात की है उसकी तरबियत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी सिविल डिफेंस के इदारे की है। वो इस बात को यकीनी बनाता है कि हर इमारत में फायर सेफ्टी के इंतजामात कानून के मुताबिक होने चाहिए। इमारत में आग बुझाने के आलात का मुनासिब तादाद में और मुनासिब जगह पर होने को यकीनी बनाना भी सिविल डिफेंस का काम है। वो वार्डन सर्विस की तरबियत देता है, और सिविल डिफेंस ही शहर में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट बांटने का भी जिम्मेदार है, और वो ये सब करने के बाद ही सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। लेकिन फायर सेफ्टी का ये सर्टिफिकेट आपको इस शहर की हर दुकान और हर इमारत में मिल जाएगा, लेकिन इंतज़ामात नहीं मिलेंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के इजरा की मद में सिविल डिफेंस का अमला सिर्फ कराची से माहाना 5 अरब रुपए रिश्वत कमाता है। सिविल डिफेंस का ये मुहिकमा 1965 की जंग में कायम किया गया था, लेकिन 1987 में एक फायर ऑर्डर के तहत इसका कंट्रोल हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर को दे दिया गया था।
और हर डीसी सिविल डिफेंस का कंट्रोलर भी होता है और उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो अपने ज़िले में सिविल डिफेंस के ज़रिए फायर सेफ्टी को यकीनी बनाए। और आपको ये तो पता ही होगा कि डीसी साउथ का दफ्तर गुल प्लाजा के बिल्कुल साथ था, यानी चिराग तले मुकम्मल अंधेरा जो दर्जनों जाने निकल गया। सिविल डिफेंस के बाद किसी भी ऐसी इमारत को जो दूसरा सर्टिफिकेट जारी होता है वो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की तरफ से जारी होता है। सिंध हुकूमत के मातहत इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी इमारत में इलेक्ट्रिक की वायरिंग, बिजली का लोड, सर्किट ब्रेकर और पैनल बोर्ड की फिजिकल इंस्पेक्शन करेगा ताकि शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और स्पार्किंग से आग के खतरे को दूर किया जा सके। उसका जारी करदा सर्टिफिकेट एक ऐसा कानूनी कार्ड होता है जो अगर गलत इस्तेमाल हो जाए तो इमारत कब्रिस्तान बन जाती है। जैसे गुल प्लाजा में फूलों की दुकान में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इब्तिदाई तौर पर यही कहा जा रहा था, लेकिन अब मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली आ रही है और जिम्मेदारी उस दुकान मालिक के बेटे पर डालने की कोशिश हो रही है कि वो मुबैना तौर पर लाइटर या माचिस से खेल रहा था। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिक की वायरिंग की लूजिंग को चेक करने का भी जिम्मेदार होता है। और आपने गुल प्लाजा समेत शहर के मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स के बाहर पत्थरों पर बिजली के कनेक्शंस तो देखे ही होंगे। कानूनन किसी भी दुकान से ऐसे कनेक्शन की रोकथाम इसी इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की होती है। इसकी ताकत इतनी होती है कि वो सिंध इलेक्ट्रिसिटी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर किसी भी इमारत को सील करने की हद तक जा सकता है। अब मज़े की बात बताऊं, गुल प्लाजा में सिंध इलेक्ट्रिसिटी रूल्स की तमाम ही खिलाफ वर्जियाँ हो रही थीं, लेकिन गुल प्लाजा की इंतज़ामिया के पास इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का इलेक्ट्रिक सेफ्टी सर्टिफिकेट मौजूद था। और अगर सिर्फ इस सर्टिफिकेट की बात करूं तो इसके इजरा से भी सिर्फ कराची में माहाना 5 अरब रुपए रिश्वत कमाई जा रही है। गुल प्लाजा का हादसा साने में इसलिए भी बदला कि इमारत से निकलने के रास्ते बंद कर दिए गए थे। जैसे मैंने ऊपर बताया कि 10 बजते ही इमारत से निकलने वाले 13 रास्तों में से 12 बंद किए जा चुके थे, जबकि माजी में चंद एग्जिट्स पर दुकानें बनाकर भी उन रास्तों को बंद किया गया था। टाउन प्लानिंग एंड बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट 2002 के तहत किसी भी इमारत में आग लग जाने की सूरत में बचाव के लिए जो इंतजामात होना ज़रूरी हैं उन्हें यकीनी बनाना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम है। टाउन प्लानिंग एंड बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट 2002 के चैप्टर 13 और 14 के तहत किसी भी 4 मंजिला इमारत में फायर अलार्म के साथ साथ स्प्रिंकल सिस्टम और फायर हाइड्रेंट का होना ज़रूरी है। आग लगते ही फायर अलार्म खुदकार तरीके से बजना चाहिए और स्प्रिंकल सिस्टम को फौरी तौर पर फव्वारे की सूरत में आग पर पानी फेंकना शुरू कर देना चाहिए। इसी तरह फायर होज रील भी हर फ्लोर पर होना चाहिए और इनके लिए पानी का अलग से कनेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन गुल प्लाजा में कुछ भी ना था, लेकिन वो फिर भी सील नहीं हुआ। SBCA को इस बात को भी यकीनी बनाना होता है कि इमारत की तामीर में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ हो जो आग के खिलाफ मुज़ाहमत कर सकता हो, यानी दरवाजे, खिड़कियां और दीवारों में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए जो कम से कम 1 घंटा आग को महदूद कर सके, क्योंकि आग 3 मिनट में फैल जाती है और दुनिया का बेहतर से बेहतरीन फायर ब्रिगेड का सिस्टम भी 3 मिनट में मौके पर नहीं पहुंच सकता। यहाँ तो जब फायर ब्रिगेड पहुंचा तो गुल प्लाजा पूरी तरह से आग की लपेट में था, क्योंकि वहाँ आग को महदूद करने वाला मटेरियल तामीरात के दौरान इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। हाँ, आग को फैलाने के कई इंतजामात मौजूद थे। SBCA जो अब ये वजाहतें देता फिर रहा है कि गुल प्लाजा में इजाफी तामीरात की बाकायदा मंजूरी दी गई थी और उनके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, वो ज़रा चैप्टर 13 और 14 की खिलाफ वर्जियों की तो वजाहत दे दे। लेकिन कैसे देगा? इस मामले में तो महीने का भत्ता बंधा होता है। कवानीन तो बहुत हैं, लेकिन सानह गुल प्लाजा के ज़मीन में एक आखिरी कानून का जिक्र कर दो जो इंतहाई ज़रूरी भी है, और वो है सिंध हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2017। हर वो जगह जहां पब्लिक मौजूद हो वहां मालिक पर यह लाजिम है कि वो इस जगह को आग के ख़तरे से महफूज बनाए, और अगर ऐसा ना किया जाए
तो इस कानून के तहत ये मुजरिमाना गफलत है। हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2017 पर अमल कराना लेबर मिनिस्ट्री का काम है। अब इनमें से कोई भी महकमा उठा लीजिए, उसकी वजारत भी मिलेगी और उसका वजीर भी, चाहे वो नासिर शाह हो या सईद गनी या फिर खुद वजीर आला सिंध। बल्दियात की वजारत नासिर शाह साहब के पास है, मेहनत की सईद गनी के। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का मुहिकमा वजारत तवानाई में आता है, जिसका कलमदान वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के पास है। जबकि आग बुझाने की तरबियत से लेकर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने वाले सिविल डिफेंस के मुहिकमे का कंट्रोल डिप्टी कमिश्नर के पास होता है, और कमिश्नर भी बराह रास्त वजीर आला सिंध यानी मुराद अली शाह के मातहत है। वही वजीर आला सिंध जिनके पास नवंबर 2023 में आरजे मॉल में लगने वाली आग के बाद शहर में कराए गए फायर ऑडिट की रिपोर्ट ही नहीं पहुंची थी। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने 2 रोज पहले ही भांडा फोड़ा है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यह ऑडिट रिपोर्ट 2 रोज पहले ही वजीर आला सिंध को दी है, जिस पर उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया है। इस रिपोर्ट में क्या था, इस पर अलग प्रोग्राम करूंगा। पहले मुराद अली शाह साहब से कहना चाहूँगा कि अपनी काबीना के अरकान की नाअहली पर तो आप ज़रूर उनसे बास पुरुष करेंगे। अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? आरजे मॉल का नाम आया है तो एक जिक्र वहाँ 2023 में लगने वाली आग का भी करता चलूँ, जिस पर मैं फेसबुक पर एक पोस्ट भी कर चुका हूँ। राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े आरजे मॉल में नवंबर 2023 में आग लगी थी, जिसमें 11 लोग जिंदा जल गए थे। ये वही आरजे मॉल है जिसके 2 फ्लोर ARY ने अपने गेम शो के लिए बुक कर रखे थे। लेकिन आरजे मॉल में आग लग जाने के बाद जब कानूनी मामलात हाथ से निकलने लगे तो उस आरजे मॉल को फरोख्त कर दिया गया था। गुल प्लाजा की यूनियन के मौजूदा सदर तनवीर पास्ता भी पहले आरजे मॉल में ही यूनियन के मामलात देखा करते थे, लेकिन आरजे मॉल की फरोख्त के बाद उन्होंने गुल प्लाजा की यूनियन की जिम्मेदारियां संभाल ली। तनवीर पास्ता मालिकान के रिश्तेदारों में से हैं और आरजे बिल्डर्स में डायरेक्टर का ओहदा भी उन्हीं के पास है। प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाने से पहले एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर भी बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर मुसलसल ये कहा जा रहा है कि गुल प्लाजा में आग लगी नहीं बल्कि किसी केमिकल के जरिए लगाई गई थी। इसके लिए जो दलील दी जा रही है वो आग के इस तेजी से फैलने की दी जा रही है। इसे समझने के लिए भी आपको एक वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कमरे में रखे हुए सोफे में आग लगाई गई है। इस वीडियो का मकसद आग की स्पीड बताना है। आग लगने के बाद आग से धुआं उठता नजर आ रहा है, जिसकी सिमत ऊपर की तरफ है। धुआं चूंकि हवा से हल्का होता है इसलिए वो ऊपर की सिमत उठता है। इसीलिए ये मशवरा दिया जाता है कि जब कभी कहीं आग लग जाए तो फौरी तौर पर नीचे होकर निकलना चाहिए, यानी घुटनों के बल चलते हुए, जैसे बच्चा चलता है। धुआं असल में इंतहाई ख़तरनाक होता है। सबसे बढ़कर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। फिर जिस चीज़ के जलने से धुआं उठता है उसके ज़र्रात भी इसमें शामिल होते हैं और ये एक जहरीली गैस बन जाता है। इस वीडियो में आग फोम के सोफे में लगाई गई है। फोम भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मसनूई फूल या पेनाफ्लेक्स वगैरह। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लगने वाली आग से उठने वाला धुआं अगर सांस के साथ जिस्म के अंदर चला जाए तो ये इंसान को मफलूज कर देता है और हाथ पांव काम करना छोड़ देते हैं। यकीनन ऐसा ही गुल प्लाजा में फंस जाने वाले अफराद के साथ हुआ होगा, जिनके जिस्मों में सांस के साथ ये धुआं दाखिल हो गया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि धुआं कमरे में फैल चुका है, लेकिन आग अभी तक नहीं फैली है। असल में धुएं में 2 पॉइंट होते हैं, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट उस चिंगारी को कहते हैं जो आग लगने के कुछ देर बाद उड़ना शुरू कर देती है, और यही फ्लैश पॉइंट धुएं का फायर पॉइंट बन जाता है, क्योंकि धुआं खुद एक ईंधन है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये पहली चिंगारी उठी और अब अचानक कमरे में उस मुकाम पर भी आग लग गई है जो सोफे से बहुत दूर था और जहां पहले सिर्फ धुआं पहुंचा था, और अब पूरा कमरा आग की लपेट में आ चुका है। बिल्कुल ऐसा ही गुल प्लाजा में भी हुआ।
आखिर में कुछ गुफ्तगू कौमी असम्बली में डॉक्टर फारूक सत्तार, शहला रज़ा और कादिर पटेल की तकारीर पर हो जाए। मुझे इन तीनों पर अफसोस है कि इनकी तकारीर किसी अवामी नुमाइंदे की बजाय ऐसे सियासतदानों की थीं जो लाशों पर सियासत कर रहे थे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने सानह गुल प्लाजा पर बात की तो उन्होंने कराची को वफाक के मातहत दिए जाने का मुतालबा कर डाला, जो कुछ अर्से पहले तक एमक्यूएम की जानिब से कराची को सूबा बनाए जाने के मुतालबे से बिल्कुल अलग था। लेकिन इस पर शहला रज़ा ने जो कहा उसने उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। शहला रज़ा ने कौमी असम्बली में कहा कि आग लगती है तो ऐसा हो जाता है, और न्यूजीलैंड में भी आग लगी थी तो 40 अफराद जिंदा जल गए थे। शहला रज़ा अपनी सियासी वाबस्तगी में इतना आगे चली गईं कि उन्होंने इंसानी जानों के ज़िया का भी तकाबुली जायज़ा शुरू कर दिया। लेकिन काश वो थोड़ी सी तहकीक कर लेती तो उन पर यह राज भी आश्कार हो जाता कि जो हवाला वो दे रही हैं वो 78 साल पुराना है। न्यूजीलैंड में ऐसी आग जिसमें 40 अफराद जिंदा जल गए थे 18 नवंबर 1947 को लगी थी, और उसके बाद न्यूजीलैंड ने अपने फायर सेफ्टी और फायर सर्विस के निज़ाम में वो बुनियादी इस्लाहात की कि दोबारा कोई ऐसा वाक़या रोनुमा ना हो सका। 78 साल पहले न्यूजीलैंड में लगने वाली इस आग की तहकीकात के लिए एक रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी कायम किया गया, जिसने सिस्टम में मुख्तलिफ खामियों की निशानदही की और फायर प्रिवेंशन और फायर फाइटिंग के अमल में इस्लाहात की सिफारिश की। इन सिफारिशात की बुनियाद पर फायर सर्विसेज एक्ट 1949 पास हुआ और फिर न्यूजीलैंड ने दोबारा कोई सानेहा बालेंटाइन्स डिपार्टमेंट स्टोर नहीं देखा। जी हाँ, वो आग भी एक डिपार्टमेंट स्टोर में ही लगी थी जहाँ लोग बड़ी तादाद में ख़रीदारी के लिए मौजूद थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गुल प्लाजा। शहला रज़ा के बयान पर ज़्यादा हैरत इसलिए भी हुई कि वो खुद एक फैमिली ट्रेजिडी से गुजर चुकी हैं। जब 7 नवंबर 2005 को अबुल हसन अस्फहानी रोड पर एक टैक्सी गंदे नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में शहला रज़ा की 13 साला बेटी और 11 साल का बेटा जाँ बहक हो गया था। शहला रज़ा ने अपने बच्चों के हादसे में जाँ बहक हो जाने के बाद खुले नालों के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई थी। शहला रज़ा ने कराची के नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों पर हिफाजती इक़दामात की कमी के खिलाफ एहतजाज किया था और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मुताल्लिका प्लेटफॉर्म से रुजू भी किया था। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ याद दहानी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि शहला रज़ा साहिबा आपके बच्चों के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद भी इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगड़ा ही है। अक्से बतूल और अरसलान के बाद भी इस शहर की कितनी ही शहलाओं के लखते जिगर इसी तरह खुले नालों और खुले गटरों में जाँ बहक हो चुके हैं। सानह शादमान टाउन तो आपको याद होगा ही, जब 17 जुलाई 2022 को एक मोटरसाइकिल सवार फैमिली बिल्कुल उसी तरह एक खुले नाले में जा गिरी जैसे आपके बच्चे खुले नाले में जा गिरे थे। उस हादसे में खातून मौके पर ही जाँ बहक हुई, जबकि उनका शीरख्वार बेटा आज तक नहीं मिला। और फिर हाल में ही पेश आने वाला सानह नीपा, जब मासूम इब्राहिम खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ और आपकी पार्टी के मेयर ने पहले खुदसरी दिखाई और फिर उनके घर जाकर माफ़ी मांग ली। शहला रज़ा साहिबा के साथ हुई फैमिली ट्रेजिडी को 20 साल हो चुके हैं, जिसमें से 18 साल से पीपल्स पार्टी सूबे में हुकूमत मुसलसल में है। कौमी असम्बली में कादिर पटेल ने भी तकरीर की और वो फिर बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस को दरमियान में ले आए और एमक्यूएम पर तबर्रा भेजना शुरू कर दिया। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी बात लिख लीजिए कि एक दिन कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर या मेजर किसी टॉक शो, किसी पॉडकास्ट या किसी किताब में ये लिखेगा कि बल्दिया फैक्ट्री का केस एमक्यूएम पर गलत डाला गया था क्योंकि वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को सूट करता था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक टीवी शो में एमक्यूएम से जिन्हापुर के नक्शे बरामद करने के मामले पर भी ये तस्लीम किया गया कि ये एमक्यूएम के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। फिर सानह बल्दिया टाउन के वक्त तो आपकी ही हुकूमत थी 2011 में, तो फिर उस वक्त सिंध हुकूमत ने सिंध हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट के तहत फैक्ट्री मालिकान के ख़िलाफ़
कार्रवाई क्यों नहीं की थी जो वाज़ेह तौर पर ऐसे किसी भी वाक़े के बाद मालिक को जिम्मेदार ठहराता है? क्यों फैक्ट्री मालिकान को लाड़काना फरार होने दिया गया? और ज़रा ये भी तहकीक फरमा लें कि वो लाड़काना में किसके पास पनाह लिए हुए थे और उनकी सिंध हाई कोर्ट की किस सर्किट बेंच से जमानत हुई थी। एमक्यूएम पर तो बल्दिया फैक्ट्री का केस 2013 के ऑपरेशन के बाद डाला गया। उन 2 सालों में सिंध हुकूमत कहाँ सो रही थी? खैर, इस प्रोग्राम के बाद एक बार फिर मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, लेकिन सच बोलने का ये सफ़र मैं रोक नहीं सकता, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।